बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने जिस तरह से फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें उसका ये लास्ट है, ठीक है, स्टैचूमेट्री, और सेकंड लास्ट है, ठीक है। सो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ स्टैचूमेट्री? स्टैचूमेट्री बेसिकली जो है ना, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसके दरमियान? जो हमारे रेक्टेंट है, ठीक है, रेक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, मीन रेक्टेंट को जब हम मिक्स करते हैं या रेक्टेंट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद जो है हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टैच्यूमेट्री है ना, ये है क्या? ये बेसिकली स्टडी है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब इस रेक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी कौन सा? क्वांटिटेटिव, मीन क्वांटिटी बेस्ड जो रिलेशनशिप है रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है, वो भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके जो स्टडी की जाती है वो स्टैच्यूमेट्री कहलाती है। समझ आ गई? मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग को, अगर थ्योरी वाले बच्चे अपने थ्योरी बेस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, तो फिर वो रट्टे की तरफ ना जाए और बेसिकली आपको भी समझ आ जाए कि स्टैच्यूमेट्री क्या है, ठीक है। तो स्टैच्यूमेट्री मैंने क्या बताया कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है, बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बात तो आप लोग पल्ले जो है ना, वो कहते हैं ना कि लिख ये बात याद रखनी कि हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। स्टैच्यूमेट्री के लिए क्या है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी जो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो बैलेंस होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप उसके अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालेंगे रेक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, फिर क्या होगा? वो बताएं क्या होगा? गलत आएगा ना फिर तो। जो रिलेशनशिप आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालेंगे, स्टैच्यूमेट्री कहती है कि द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, देखिए मुझे डेफिनेशन याद हो गई क्योंकि मैंने आपको बेसिकली समझा दी, इसी तरह से आपको भी याद हो गई कि भाई स्टैच्यूमेट्री जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है रेक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है, और यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब अगर वो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन आगे मैं दिखाऊंगी, अगर वो बैलेंस नहीं होगी और आपने जो है उसको रिलेशनशिप ने अपने क्वांटिटेटिव रिलेशन रेक्टेंट और प्रोडक्ट का निकाल लिया, तो ये स्टैच्यूमेट्री तो आप मतलब उसकी कैलकुलेशन तो फिर आप सही से निकाल ही नहीं सकते, फिर ये गलत होगा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज़ में वो पॉइंट देंगे और उसमें वो लिखेंगे यूजिंग केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन और नॉट, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। इस तरह से वो दे सकते हैं, जैसे कि अब ये इक्वेशन आपको दिख रही है। अच्छा, ये डेफिनेशन में जो कह रही हूँ ना, देखिए फर्स्ट ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो साथ में ये वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है। एमडी कैट वाले भी वो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एमडी कैट भी फर्स्ट ईयर को प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इसी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इस वजह से मैंने उनको ही नहीं कहा कि ये डेफिनेशन अगर वो याद रट्टे पर जाते हैं, तो मैंने उसको एक एक चीज़ करके दिखा दिया और मैंने उनसे कहा कि अब आपको याद हो गई, ठीक है। आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है एमडी कैट वालों को, ठीक है। आप लोग को समझने की ज़रूरत है, उनको भी समझने की ज़रूरत है। वो लोग रट्टे की तरफ जाते हैं फर्स्ट ईयर, तो अगर वो ये लेक्चर देख लेते हैं तो उनका शुरू से ही जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आप लोग जो एमडी कैट वाले हैं उन्होंने ये डेफिनेशन रट्टा लगाई है, ठीक है, अपने वक्त में, तो इस वजह से मैंने उनको एक एक चीज़ करके बताई, ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब अगर आपसे कोई स्टैच्यूमेट्री पूछेगा तो आप बिना अटके जो है उनको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टैच्यूमेट्री बेसिकली बेस किस पे करती है? कि ये मैं बताई थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। किस तरह से? खुद देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? 2, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और इधर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है 2H2O, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन बन रहे, तो इसका मतलब बैलेंस हो गई ना। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैंने बताया था, अगर आप देखें यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। और जब हमने प्रोडक्ट में देखा कि प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में लिखा था H2O और 2, तो 2 2 4, इसका मतलब प्रोडक्ट में भी क्या है? 4 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा
रेक्टेन और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बराबर है। उसके बाद हमने देखा कि यार एक ऑक्सीजन भी है, उसको भी देख लेते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। तो फिर हमने ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, इसका मतलब हमारी ये वाली इक्वेशन बैलेंस है। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे इस रेक्टेन का प्रोडक्ट के साथ। तो बेसिकली वही स्टोइचियोमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बेसिकली ये डेफिनेशन इतने अच्छे से समझाने का मकसद पता है आपको, आगे जो है ना मैं आपसे फिर पूछूंगी कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे इसके MCQs वाइज जो आते हैं। स्टोइचियोमेट्री इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। अब ये स्टोइचियोमेट्री के लिए कुछ एजम्पशन आप लोगों ने करनी पड़ती है, मतलब जब आप इसके न्यूमेरिकल वाइज जो आप फर्स्ट ईयर में करते हो और MCQs जो होते हैं तो कुछ एजम्पशन होती है, ठीक है। वो एजम्पशन फर्स्ट जो है कि ऑल द रिएक्टर आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। पहली एजम्पशन मतलब आप फर्स्ट करते हैं कि भाई मतलब आप ऐसा होता नहीं है कि तमाम रिएक्शन जो है वो किस में हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन आपने स्टोइचियोमेट्री में ये एजम्पशन करनी है कि भाई ऑल द रिएक्टर आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि तमाम रिएक्टेंट जो है ना वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आपने एक एजम्पशन करनी है। फर्स्ट एजम्पशन ये हो गई, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन क्या है कि नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस। मैंने आपसे कहा कि तमाम रिएक्शन कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं। साइड रिएक्शन किस तरह से, जैसे ये कोई कंटेनर है जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उस कंटेनर में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पहले से जो इससे पहले जो कोई रिएक्शन किया होगा ना, उसके कोई ज़र्रात यहाँ पे इस कंटेनर से चिपके होंगे, ठीक है। और आपने उसी में दूसरा रिएक्शन भी कर दिया। जब आपने दूसरा रिएक्शन उसी में कर दिया तो क्या होगा कि वो जो पहले से ज़र्रात जो पहले वाले रिएक्शन के थे ना, उसके साथ भी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन आप अभी कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके कुछ रिएक्टेंट के पार्टिकल वो पहले वाले जो रिएक्शन जो आपने किया था उसके पार्टिकल से रिएक्शन होना स्टार्ट कर दिया और नीचे जमना स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, इसका मतलब ये कि जो रिएक्टेंट आप जितनी अमाउंट में लेंगे वो पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ साइड रिएक्शन हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं, इस वजह से कहते हैं कि कभी भी रेक्टेंट जो है, कभी भी पूरे रेक्टेंट जितनी आपने रेक्टेंट की क्वांटिटी ली है, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमने अगर 4 मोल रेक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी 4 मोल ही होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमेशा साइड रिएक्शन हो रही होती है। ये मैं रियल केसेस में बता रही हूँ, ये मैं क्या बता रही हूँ, रियल केसेस में ये होता है कि कभी भी रेक्टेंट पूरी रेक्टेंट क्वान्टिटी, मतलब अगर 4 मोल ले रहे तो कम से कम 3.3 मोल्स या 4.3 मोल्स, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट हमेशा कम प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द साइड रिएक्शन, क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ठीक है, उस वजह से। लेकिन आपने इसमें एजम्पशन करनी होती है, आपने इसमें ये कंसिडर करना होता है कि भाई तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। साइड रिएक्शन जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, तो जबकि साइड रिएक्शन रियल में होता है कि अगर कोई कंटेनर है जिसमें कोई या कोई इन्वायरमेंट है, कोई रिएक्शन है जिसके लिए है कि भाई आपने जो है बिल्कुल क्लोज इन्वायरमेंट में काम करना है, मीन ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर हो गई तो फिर क्या होगा, साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं क्या वो प्रोड्यूस होगी? नहीं, क्योंकि साइड रिएक्शन हमेशा कम प्रोड्यूस होगा। तो इसी वजह से साइड रिएक्शन की वजह से जो है रिएक्टेंट हमेशा मतलब जितनी आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी लेते हैं उतने आपकी प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एजम्पशन करनी होती है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं है स्टोइचियोमेट्री में, ठीक है। दूसरी एजम्पशन ये हो गई, देखिए मैं आपको जिस तरह से करवा रही हूँ ना, क्योंकि ये MCQs आ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि इसमें तो कौन सी एजम्पशन है स्टोइचियोमेट्री की। तो अगर आपने इस तरह से समझा होगा तभी आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये हो गया साइड रिएक्शन। अब ये स्टोइचियोमेट्री कह रही है कि यार इसमें कोई मतलब इसकी जो एक एजम्पशन है दूसरी, वो है कि कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, जिससे हमने रियल एग्जांपल में देखा कि यार साइड रिएक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने एज्यूम करना है कि कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता, पहले आपने क्या एज्यूम किया कि तमाम रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। थर्ड एजम्पशन देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जितने आपने रेक्टेंट की क्वांटिटी ली थी, जैसे मैंने पहले समझाया, उतने आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, मतलब मास कंजर्व रह रहा है। ये एक तीसरी एजम्पशन है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने एज्यूम करना है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे ओबेड होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब जिस तरह से एक प्योर फॉर्म में जो प्रोडक्ट आपको मिला है ना, आप चाह रहे हैं कि भाई जो अगर प्योर फॉर्म में है तो वो भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ रखे, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं होता, तो लेकिन यहाँ पे आपने एज्यूम करना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी ओबेड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी ओबेड होता है। तो ये हमने स्टोइचियोमेट्री की कुछ वो
डेफिनेशन और एजम्पशन देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो कैलकुलेशन बेस पे है ना उस पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको ऊपर ये जो रफ सा किया हुआ है ये बता दूँ ना ताकि आप लोग समझ सके। अच्छा, अब देखिए हमें पता है कि जब भी हम हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो हमारे पास क्या मिलता है, H2O। अब मुझे पता है ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है, जल्दी से बताएं। अनबैलेंस है ना, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये अनबैलेंस है ना। बैलेंस कहाँ है? तो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ? इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं ये 2 ऑक्सीजन है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन इससे फिर हमारी हाइड्रोजन 4 हो गए। तो फिर यहाँ पे 4 करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो अब ये बैलेंस हो गई। ये बैलेंस करना तो आती है ना इक्वेशन। तो देखिए अब ये मैंने बैलेंस इक्वेशन यहाँ लिख दी, ठीक है। हो सकता है वो पहले से आपको बैलेंस दे, लेकिन आपने चेक करना है जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में चेक करके बताया कि यार 2 हाइड्रोजन है, फिर दूसरा ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे 1 था तो आपने 2 लगा दिया, फिर जब 2 लगा दिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो फिर आपने यहाँ 2 लगा दिए। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 मतलब बैलेंस है। तो इस तरह से या तो आपने ज़रूर चेक करना है इसी तरह से, इस वजह से मैंने ये प्रैक्टिस करवाई आपको। अच्छा, अब इसमें आ जाए ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि ये हाइड्रोजन कितने मोल है। अगर मैं यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूँ और आपको बताऊँ तो आप मुझे बताएं हाइड्रोजन कितने मोल है। तो आपने इस 2 को देखना है, हाइड्रोजन कितने मोल है, 2 मोल है। ऑक्सीजन कितने मोल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो आपने 1 मोल लिख लिया। और वाटर कितने मोल है, 2 है, तो 2 मोल लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब कि 2 मोल्स और 1 मोल, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये तो आपने इक्वेशन से ही पता लगा लिया, मोल लगा लिया ना। अब दूसरी चीज़ आप इसी इक्वेशन से पता लगा सकते। पहली चीज़ तो आपने मोल पता लगा लिए, दूसरी चीज़ आप क्या पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ग्राम मास होगा, यही होगा ना। अब 2 ग्राम मास है, लेकिन अब ये जो 2 है, ये वाला 2, और आपको पता है कि यार ये 2H2 है, तो इसका मतलब ये 2 ग्राम 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 ग्राम मास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिखा। इस तरह आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। क्या हो गया ये, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16 है, और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, 32 ग्राम। इसमें तो सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपने इसको देखा कि यार 2 ग्राम है और 2 ग्राम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ग्राम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वाटर का देखें। वाटर का आपको पता है कि वाटर का जो है अगर हम वो निकालेंगे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन जो है 2 + 16 तो क्या आ जाएगा, 18। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो आपने 18 को क्या करना है, 18 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो इसका मतलब कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल के 36 ग्राम वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब आपने दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट कर ली, मास। आप इसी इक्वेशन से मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन से आपने मास भी हर एक एलिमेंट का बता दिया, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल। अच्छा, तो आपने देखा कि भाई इसी इक्वेशन से मैम दीना ने हमें मोल का तरीका भी बता दिया कि किस तरह से मोल निकालते हैं, और मास का तरीका भी बता दिया। मतलब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो एलिमेंट यूज़ हुए, सॉरी गाइस, एक्चुअली आसान हो रही थी तो मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया। मैं ज़रा इस वीडियो को देख लूँ कि मैंने ऑन किया है या नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वीडियो को ऑफ़ करती हूँ और फिर याद किसी भी वजह से, और फिर जब मैं वीडियो को ऑन करना भूल जाती हूँ और पूरा लेक्चर ख़त्म करने के बाद मुझे पता चलता है कि वीडियो ऑफ है। फिर वो जो फीलिंग होती है ना, वो आप पूछे ही नहीं, अजीब सी फीलिंग होती है। इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद वीडियो ऑफ रहती है। सो आप लोग तो समझ ही नहीं सकते। आप लोग तो जस्ट एक लेक्चर आपको अच्छा लगता है, व्यूज़ आते हैं, लाइक होते नहीं है। जितने व्यूज़ होते हैं ना, जितने हमारे व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते।
और जितने पता है, मैंने आज जाके स्टूडियो में चेक किया तो बहुत सारे लोग पता है देख रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो कि लाइक कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार आप लोग का मतलब क्या इशू है। एक चीज़ आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ठीक है, बस आपसे जो है एक चीज़ मांगी जा रही है कि आप जो है सब्सक्राइब कर दें और जो भी चीज़ अपलोड हो सके उसको जो है लाइक किया करें, ताकि जो है मुझे खुशी हो और उसको शेयर करें ताकि बहुत से लोग हमारे साथ हमारा पार्ट बन सके। बस आपसे यही तो मांगे हैं और तो कुछ भी नहीं मांगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बस मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा फिर करना है, ठीक है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगी। और आप लोग जो है अगर अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे तो फिर आपको ही जवाबदेह होना होगा। अगर आप लोग अपने माँ बाप का फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे, पेरेंट्स ने आपको एक काम दिया है स्टडी, अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप अपने साथ तो कर ही रहे, उनकी मेहनत में भी पानी पैर रहे। जैसे आप मेरे साथ अपने साथ तो कर रहे लेकिन मेरी मेहनत में भी पानी पैर रहे। सो बैक अगेन टू द टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने आपको मोल निकालना बता दिया कि भाई आपने देखना है कि हाइड्रोजन के साथ 2 लगाए तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन के साथ 1 है तो 1 मोल है, वाटर के साथ 2 लगाए तो इसका मतलब 2 मोल है। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर ये बताया, मैंने क्यों बताया, क्योंकि वो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप मुझे बताएं कि 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो आपने बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख लेना है कि यार 2 मोल हाइड्रोजन के लिए कह रहे हैं कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो आपने कहा कि यार 2 मोल ही चाहिए होंगे। ये तो हमें केमिकल इक्वेशन ही बता रही कि 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इस तरह से अगर वो आपसे पूछे फिर आपने लिख देना कि यार 2 मोल ही चाहिए। फिर अगर आप पूछे कि ऑक्सीजन कितने मोल चाहिए होगा, कितने कितने मोल प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपको मोल भी देगा वाटर की कि 2 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपने फ़ौरन बोल देना कि यार 1 मोल। अगर वो आपसे ये कहे कि 4 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होंगे, फिर आप क्या करेंगे। फिर आपने जस्ट क्या करना है, आपने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी जिस तरह से आप ऊपर देख रहे होंगे उसमें आपने क्या देखा कि वाटर के हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल चाहिए, 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हमें डबल दे दिया कि 4 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, जाहिर सी बात है 4 ही चाहिए होगा। जब 4 मोल हाइड्रोजन होगा तो 4 मोल वाटर भी प्रोड्यूस होगा, तो आपने जस्ट 4 मोल लिख देना है, ठीक है। वो आपको इस तरह से घुमा सकते हैं, तो आप लोग घूमेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मुझसे लिया है तो मैं हर एंगल से आपको बता रही होती हूँ, ठीक है। वो आपको इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है। वो इस तरह से कह सकते हैं कि सॉरी, एक्चुअली कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे मैंने कल कोई लेक्चर भी अपलोड नहीं किया। अच्छा, इस तरह से वो H2O का सेम दे सकते हैं और ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं, ठीक है, कि 4 मोल वाटर। अब आपको इक्वेशन से पता चल रहा है कि यार 1 मोल ऑक्सीजन जो है 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इन्होंने हमको 4 मोल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कहा है कि ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे। अब हमें पता है, इक्वेशन से पता चल रहा है कि 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल चाहिए, तो यार 4 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितना होगा, डबल कर दो ऑक्सीजन को, 2 मोल चाहिए होगा, इसमें कौन सी कबाहत है, ठीक है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि इसको अगर उन्होंने डबल करके दे दिया, ठीक है, तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 मोल के लिए 4 मोल चाहिए होगा। इस तरह से करेंगे आप, ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे आपने इक्वेशन लिखी सेम, अगर मैं आपको बच्चों की तरह बताऊँ ना, वैसे पहले भी मैंने बच्चों की तरह ही बताया है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है कि 2 मोल के लिए 2 मोल, अगर वो आपसे कहे कि भाई 4 मोल वाटर के लिए कितना चाहिए होगा हाइड्रोजन, तो फिर आपने क्या करना है, उन्होंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 मोल बताया, तो आपने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों वाला बता दिया, ठीक है, ये तो हो गया। और अब आपने इसको सॉल्व करना है। आपका होमवर्क ये है, जिस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन बताए कि 4 मोल के लिए 4 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये है क्वेश्चन होमवर्क में कि 6 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, और इसी तरह से 8 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए होगा, कितने मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये 3 सवाल आपके होमवर्क में,
ठीक है, 2 तो मैंने करवा दी, 1 आपने करना है, 2 की प्रैक्टिस दोबारा से करनी है। चले, अच्छा अब ग्राम का जैसे मैंने समझाया कि यार ग्राम भी यही इक्वेशन से आपको पता चल सकता है। वो पूछ सकते हैं कि 36 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए, इस तरह से वो सवाल दे सकते हैं। मैंने क्यों ये बताया, मैंने पहले आपको समझाया, फिर मैं आपको ये सवाल इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे ये समझे कि मैम ये क्यों पढ़ा रही है, जो नए नए ना, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, तो उनको मैं बता रही हूँ कि दुनिया ऐसी है। ठीक है, वो इस तरह से पूछ सकते हैं सवाल में कि यार 36 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, अब बताएं। तो आपने फ़ौरन इस इक्वेशन को देखना है, और आपने फ़ौरन जो है ये आपको निकाल के नहीं दिए जाएंगे, ये आपने निकालना है। किस तरह से निकालना है, आपने ये इक्वेशन देखी कि हाइड्रोजन है ना, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है 2 ग्राम होता है, और ये 2 है, ये जो 2 लग रहा है ना आपको, अब आपने इस 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 ग्राम आ जाएगा। तो आपने कहा यार 4 ग्राम है, ठीक है, और आपने देखा कि ये 36 ग्राम कह रहे हैं, ज़रा मैं इसको देख लूँ कि 36 ग्राम है या नहीं। तो आपने देखा कि यार वाटर का तो 18 होता है, जब मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस 2 से, तो ये 36 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये लोग 36 का जो पूछ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है 4 ग्राम ही होगा इस इक्वेशन के मतलब इस इक्वेशन के बेस पे। ठीक है, तो आपने फ़ौरन लिख देना है 4 ग्राम, करेक्ट आंसर है। फिर अगर उन्होंने दूसरा सवाल किया ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कितने होंगे 36 ग्राम के लिए, फिर आपने इसी इक्वेशन को देखना है कि यार 36 ग्राम वाटर तो है, अभी ऑक्सीजन जो है इन्होंने 36 ग्राम ही पूछा है ना, तो सबसे पहले आपने 36 ग्राम निकालने के, भाई 36 ग्राम है, अब इसके लिए यही बैलेंस इक्वेशन है। अब इसके लिए ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, तो आपने 32 ग्राम लिख देना है। तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं। अब समझ आया कि इस तरह से वो घुमा सकते हैं। अब दूसरा आप मेरी तरफ से क्वेश्चन लें, इसको दोबारा से कीजिएगा, ये वाले, ये तो मैंने आपको इसी इक्वेशन की बेस पे दी थी। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि 16 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है 16 ग्राम, ठीक है 16 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन और कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। एक सवाल, एक ये आप लिख लें, होमवर्क है आपका, ठीक है। और दूसरा होमवर्क आपका है 16 की जगह आप लिखेगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आप लिखेगा, रुके, ठीक है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ना वो ये है कि 62 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, सेम आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने मोल की प्रैक्टिस करके बताई थी। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। देखें, आप जब जितने प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आप काबिल होते जाएंगे, तो इस वजह से मैं हर एक चीज़ की आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अच्छा, आप थर्ड वाला देखें, हमने इसी इक्वेशन से मोल निकाल लिए, इसी इक्वेशन से हमने ग्राम निकाल लिए, और एमसीक्यूज भी देख लिए किस तरह से वो हमें दे सकते हैं, किस तरह से वो हमें फिरा सकते हैं, देख लिया ना, और होमवर्क भी मिल गया। अब थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में वो पता है आपको वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं। आपको पता है ना कि वन मोल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का, 22.4 dm³। ये तो पता है ना, लास्ट टाइम भी बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 dm³। और इस तरह से बताया था कि पार्टिकल में मैंने क्या बताया था, 1 मोल बराबर होता है किसके, कितने पार्टिकल के, एवोगाड्रो पार्टिकल, जो कि कितना है 6.02 x23, ठीक है, पार्टिकल्स, या आप इसको Na पार्टिकल भी लिख सकते हैं क्योंकि Na की वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि 1 मोल इतने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, और 1 मोल जो है मोलर वॉल्यूम मैंने क्या बताया था 22.4 dm³, 1 मोल इसके बराबर है। ये 2 चीज़ें आपको पता है, मैंने रिवाइज करवा दी है, पिछले लेक्चर देख लीजिएगा जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे है। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड वाला आप किस तरह से निकाल सकते हैं वो आपसे पूछे। अब आपने देखा कि यार 1 मोल बराबर है किसके, 22.4 dm³, और यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन कितना है 2 मोल है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस इक्वेशन को देखा कि यार हमें पता है, इस इक्वेशन को देखा, और यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना इसको देखें, आपने हाइड्रोजन को देखा कि हाइड्रोजन जो है 2 मोल दिए हुए, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको पता है कि 1 मोल जो है मोलर वॉल्यूम के बराबर है, जो कि 22.4 dm³ है। तो आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 मोल है तो जाहिर सी बात है 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना dm³, ठीक है। ये देखें इसी तरह से। उसके बाद आपने ऑक्सीजन देखा कि यार ऑक्सीजन तो 1 ही मोल है, और 1 मोल तो सिर्फ 22.4 dm³, तो आपने सिर्फ 22.414 लिख लें या 22.4 लिख लें, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो cm³ और m³ में अगर आपको कन्वर्ट करना होगा ना, फिर आपको परेशानी होगी, तो पूरी वैल्यू याद रख लें, ठीक है, मैं शॉर्टली बता रही हूँ। अच्छा, फिर आपने देखा कि यार वाटर जो है
H2A 1 मोल होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल दिए, तो 2 मोल दिए तो 22.4 DM³ से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये तो 1 मोल के बराबर है। तो 2 मोल को करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने इस तरह से लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब वो इसमें सब MCQs किस तरह से पूछ सकते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कि 44 DM³ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, 44 DM³ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने DM³ हाइड्रोजन चाहिए होगा, कितने DM³ ऑक्सीजन चाहिए होगा, इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को देखा कि यार इक्वेशन में जो है इन्होंने वाटर 44 DM, पहले मैं देख लूँ कि ये 44, पहले तो आपने देखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं, आपने हाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर आपने देखा कि देखें ये वाटर जो है, अगर इक्वेशन नहीं भी दी है तो आपको इक्वेशन बनाना तो आती है ना, इस तरह से मैंने फर्स्ट बनवा के और बैलेंस करके दिखाई थी, इस तरह से करना है। अब आपने देखा कि यार पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये वाटर 44 DM³ है या नहीं, उसके बाद ही ये मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बता सकते हैं। तो आपने देखा जिस तरह से आपने मोल और ग्राम में देखा था, ठीक है, जब 2 मोल हाइड्रोजन की बात की थी तो 2 मोल वाटर की बात की, तो आपने 2 मोल वाटर की बेस पे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाल लिया था। इस तरह से अगर क्वेश्चन में 36 ग्राम की बात की थी तो आपने उसकी बेस पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इस तरह से अगर 2 मोल को 4 मोल कर दिया तो आपने उसी की बेस पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डबल किया था। इस तरह से वॉल्यूम जब आपको दिया हुआ है 44, तो आपने देखा यार पहले मैं इसमें देख लूँ क्वेश्चन में कि ये 44 DM³ आ रहा है वाटर का या नहीं, तो आपने देखा कि हाँ ये तो क्योंकि 1 मोल 22.4 DM³ के बराबर होता है और 2 मोल है तो 22 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो ये 44 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 44 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 44 DM³ है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो अगर इसी इक्वेशन से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बासानी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी हम इसे हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम पूछ रहे हैं और ऑक्सीजन का, तो आपने देखा कि अच्छा इस हाइड्रोजन 2 मोल यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी 44 होगा, क्योंकि 1 मोल तो 22.4 DM³ होता है। इस तरह से ऑक्सीजन क्या होगा 22, क्योंकि वो 1 मोल है। इस तरह से आपके आंसर आ गए। आपका आंसर क्या आया कि हाइड्रोजन 2 मोल है, तो 2 मोल किसके बराबर होता है, आपको पता है कि 1 मोल बराबर होता है, आपको पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन है इसमें ना, आपको पता है कि 1 मोल बराबर होता है 22.4 के। तो जब ये 2 मोल यूज़ हुआ है, तो अब जब इस 1